माय नेम इज मोहम्मद शकील पठान। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट किया था और आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो है थर्मोडायनेमिक्स में वहां तक कवर करेंगे। सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, सिस्टम सराउंडिंग है, उसके बाद प्रॉपर्टीज है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान। बेसिकली लोगों को ऐसा लगता है कि उनको डेफिनेशन जो है थर्मोडायनेमिक्स की बिल्कुल पता है, बिल्कुल नॉलेज है, लेकिन कई बच्चों को जब आप इस लेक्चर के थ्रू जाओगे, आप केवल 25 मिनट का ही लेक्चर को देखना एक बार एंड यू विल कम टू नो कि क्यों ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी पढ़ने के बाद भी थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत छोटे छोटे जो बेसिक है थर्मोडायनेमिक्स में वो कवर नहीं होते। तो आज के लेक्चर में हम उन्हीं बेसिक्स पे बात करेंगे और उन्हीं बेसिक्स को कवर करेंगे और आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, और हर एक वर्ड का ढंग से आपको मतलब समझाएंगे विद द रेस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो देखिए, सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक्स की जो बुक्स में डेफिनेशन है हम उस पर बात करते हैं। तो क्या डेफिनेशन है बुक्स में? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस वर्ड पे गौर करिएगा, एनर्जी ट्रांसफर। वी टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांसफर, नॉट एनर्जी ओनली, एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यहां पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम इन दोनों चीजों पे बात करते हैं कि पहले एनर्जी ट्रांसफर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफर समझने से पहले आप समझिए एनर्जी क्या होती है। देखिए, एनर्जी जो बेसिकली यूज होती है, इसका ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है इफेक्टिव फोर्स। इफेक्टिव फोर्स। ओके, जैसा कि सब लोग जानते हैं, वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है आपका? एनर्जी होता है। ओके, तो इस टर्म को यूज किया गया एज एनर्जी। ओके, तो इफेक्टिव फोर्स इसका बेसिक मतलब होता है, ग्रीक में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो इफेक्टिव फोर्स मतलब वो चीज जो कुछ इफेक्ट जनरेट कर सकती है, फोर्स का वो पोर्शन जो इफेक्ट जनरेट कर सकता है। फोर्स कई बार क्या करता है? मोशन जनरेट करता है और कई बार फोर्स मोशन जनरेट नहीं करता। तो फोर्स जब मोशन जनरेट करेगा तभी वर्क होगा, और उस वर्क डन पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं, ये एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले जब एनर्जी को एक्सप्लेन किया जाता है तो एनर्जी को तीन तरह की एनर्जी को कंसीडर किया जाता है। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरी थी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग से भी आता है। और ये कहां से आया? एक बहुत छोटे से एक्सपेरिमेंट से आता है कि जब हम एक मास को, जो एम मास को स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं और एम मास क्या करता है? नीचे जाएगा तो ये स्प्रिंग खींचेगी। ओके, और फिर ये जब इसको रिलीज करेंगे तो ये वापस से स्प्रिंग अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब जब हमने खींचा होगा, इसको खींचा होगा, तो एक तरह की एनर्जी यहां पर स्टोर हो जाती है जो कि इलास्टिक एनर्जी होती है स्प्रिंग की, और जब इसको रिलीज करते हैं तो ये एनर्जी यहां से रिलीज होती है। इसका मतलब क्या है कि एक तरह की एनर्जी दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई चीज बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है और सडनली वो रुक जाए तो क्या होगा? वहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप होगी जो कि हीट के रूप में हमें दिखेगी। ओके, या फिर हम लोग जानते हैं सीधा सा पेन है, अगर मैं पेन अभी इस अवस्था में, तो अभी इसके पास कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको नीचे गिराऊंगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और फिर जब ये नीचे जमीन पर टकराएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी एंड इट विल कन्वर्ट इट्स इंटरनल एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो बहुत समय तक एनर्जी को केवल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी तक ही लिमिटेड किया गया था। उसके बाद यहां पर आफ्टर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक दूसरी तरह की एनर्जी भी इसमें जुड़ जाती है जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी, जो कि हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी भी बोलते हैं। ओके, इंटरनल एनर्जी को समझना इतना मुश्किल इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत समय तक हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते थे। एक्चुअली में हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं थी। ओके, तो हम लोग जो भी बात करते थे वो उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करते थे जो हमें दिखाई देती। इंटरनली क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता था। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे टेम्परेचर पे भी इससे फर्क पड़ा, कैसे एक टाइम माना जाता था कि एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम वेनिश हो जाएगा जबकि एक्चुअली में वो नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर कहानी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज द वेरी सिंपल थिंग ऑफ एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इन द टर्म ऑफ एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं जो मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉसिबल है
कि सपोज कोई वस्तु v वेलोसिटी से मूव कर रही है, सपोज कोई चीज v वेलोसिटी से मूव कर रही है और कोई चीज रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो वस्तु v वेलोसिटी से मूव कर रही है उस वस्तु का मास ज्यादा है, और जो वस्तु v वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, जिसकी वेलोसिटी 0 है, उसका मास कम है? ओके, देखने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। या फिर ये जो पेन है, अगर इसको हाई हाइट पे रखा जाए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, या इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जो पेन नीचे रखा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो पेन है इसका मास ज्यादा हो जाए और सेम जो मास का पेन था अगर वो नीचे रखा है तो इसका मास कम हो जाए? इट इज पॉसिबल क्या कि क्या एनर्जी से मास रिलेट करता है क्या? लास्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई, E बराबर mc स्क्वायर। अब यहां से आपको मजा आएगा, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर डायरेक्टली एनर्जी और मास को कनेक्ट करता है कि जिस वस्तु के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो अगर जिस वस्तु में एनर्जी ज्यादा होगी उस वस्तु का मास भी ज्यादा होगा। लेकिन सर यहां पर तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। सर ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है कि सर इस पेन का मास ज्यादा हो गया और सर इस नीचे वाले पेन का मास कम है। ऐसा तो हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया कि ऐसा हो भी सकता है। कोई चीज मूव कर रही है तो उसका मास बढ़ जाएगा और कोई चीज रेस्ट में तो उसका मास कम रहेगा। ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं सर। लेकिन इस फॉर्मूले में देखिए ऐसा होता है। यस ऐसा होता है, बट आपको रियलाइज नहीं होता क्योंकि यहां पर जो इनटू में है जो क्वांटिटी, वो प्रकाश के वेग का स्क्वायर है, विच इज वेरी वेरी लार्ज। इस वजह से बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ाने पर भी, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर भी मास में चेंज बहुत कम आएगा, क्योंकि m इक्वल टू क्या है, E बाई सी स्क्वायर है। अगर मैं यहां पर एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज करूं उसके बाद भी मास में बहुत कम चेंज आएगा, दैट इज E बाई एम सी स्क्वायर। और इस चीज को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। इसका मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जिसमें मास का लॉस हो रहा है, माइंड बाय वर्ड, अगर मास का लॉस हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू एनर्जी, and very small amount of mass destruction will convert into large amount of energy, जो कि हम न्यूक्लियर बम में देखते हैं। इसी धारणा के ऊपर सबसे पहला न्यूक्लियर बम बना। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जहां पर उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उनको जब डिवाइड करते हैं तो दूसरा नया मॉलिक्यूल बनता है, और जब ये देखते हैं तो दोनों के अंदर मास का डिफेक्ट आता है। जो पहला है उससे जो इंटीग्रेट होके या कंप्लीटली उससे डिवाइड होकर जो मास बनता है, उस मास की वैल्यू इसके जो पेरेंट मास है या इसका जो इनिशियल मास है उससे कम होती है। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, मास का डिफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं यूरेनियम की, यूरेनियम की जब रिएक्शन होती है तो उससे अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो कंबाइंड मास है और जो यूरेनियम का मास है उनमें एक डिफरेंस आता है, और यही मास डिफरेंस जो है वो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने का रीजन बनता है। और इस वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या होता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। दैट इज द मेन रीजन, इट इज नोन एज मास डिफेक्ट। सन हमें एनर्जी क्यों दे रहा है, सन में जो मटेरियल है, इसलिए तो बोलते सन धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है। जो सन में जो मटेरियल है वो डिसइंटीग्रेट, वो जुड़ रहे हैं आपस में, और जुड़ने पे क्या हो रहा है, वहां पर भी मास का डिफेक्ट हो रहा है, और उस मास की डिफेक्ट की वजह से लगातार एनर्जी निकल रही है। इसलिए सन भी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके मास में कमी आ रही होगी। दैट इज द E बराबर mc स्क्वायर। 99% स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड E बराबर mc स्क्वायर। बचपन से पढ़ रहे हैं कि एनर्जी क्या होती है। ओके, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद आइंस्टीन ने और भी चीजें दी है, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि लॉरेंस रीस से उसने टाइम डायलेशन को समझा है, और वही टाइम डायलेशन बाद में टाइम ट्रेवल के रूप में हम लोग जानते हैं और बड़ी बड़ी पिक्चरों में हम लोग देखते हैं। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि टाइम डायलेशन क्या होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट E बराबर mc स्क्वायर, ये आपको समझ में आया, ये है एनर्जी। लेकिन हम यहां पर टर्म एनर्जी यूज नहीं किया, हमने यूज किया एनर्जी ट्रांसफर। ओके, और एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफर केवल दो ही फॉर्म में होता है, या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में। जब एनर्जी एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जाती है तो इट गोस इन द टर्म्स ऑफ हीट और वर्क। दैट इज ऑल्सो नोन एज मोशन ऑफ एनर्जी।
या फिर बोले ट्रांजिएंट एनर्जी, ट्रांजिएंट मतलब मोशन, कि जब एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करती है तो इट विल मूव इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क. सो हीट एंड वर्क इज नोन एज एनर्जी इन ट्रांजिट और एनर्जी इन ट्रांसफर. सो हीट एंड वर्क मूव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांजिट. तो हीट एंड वर्क इज नॉट प्योरली एनर्जी, they are energy transfer. So when I say thermodynamics is the science of energy transfer, that means I am talking about heat and work. कि जब किसी सिस्टम में हीट और वर्क ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या होने वाला है, हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके. और जब किसी सिस्टम में हीट और वर्क ट्रांसफर किया जाता है तो फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आते हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इस पूरी साइंस को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स. ओके, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स का जो टर्म है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है. थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब पावर. थर्मो और प्लस डायनेमिक, हीट प्लस पावर. ओके, दैट मींस हीट कैन डेवलप पावर. And this term basically come from the steam engine. स्टीम इंजन में कौन सी चीज ऐसी थी जो पावर प्रोड्यूस कर रही थी? तो दैट वाज हीट. वहां पर हीट एज अ बेसिकली हीट इज नॉट बेसिकली कोयला जल बर्न हो रहा था, तो कोयले की जो केमिकल एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो रही थी और वो केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो स्टीम में जा रही थी और फिर स्टीम एक्सपेंड हो रही थी और वो एक्सपेंड होकर वहां पर पावर जनरेट कर रही थी. तो हीट डायरेक्टली बेसिकली is not developing a power. Okay, it is the chemical energy which releases as a heat. Okay, and it is the chemical energy of the coal which release as a heat and goes in the steam, and that steam basically doing the power. So basically ये जो definition है इसके अंदर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उस समय हम इसको बोल सकते थे कि क्योंकि उस समय जब डेफिनेशन आ रही है तो हीट को कोई जानता ही नहीं. हीट को सब कैल्विक थ्योरी, कैल्विक फ्लूइड समझते थे. ओके, और बहुत टाइम तक स्टीम इंजन डेवलप भी हो गया, टेम्परेचर सब आ गया, लेकिन कोई ढंग से हीट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि हीट क्या है. आफ्टर द 1840, 1716 में स्टीम इंजन डेवलप हुआ था, एंड आफ्टर द 1840 तक भी, 1840 तक भी कैल्विक थ्योरी ऑफ हीट ही चल रहा था. अप टू द कार्नोट तक भी वो हीट को कैल्विक थ्योरी मान रहा था. तो दैट इज द रीजन. ओके, तो अब तब इसलिए बोल दिया जाता है हीट इज डेवलपिंग अ पावर, बट दिस डेफिनेशन इज वेरी सब्जेक्टिव. ऐसा नहीं होता कि हीट इज इंडिविजुअली डेवलप अ पावर, बिकॉज हीट इज नॉट अ एनर्जी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. इट्स नॉट अ एनर्जी. Basically, the chemical energy which is releasing by the burning of coal is producing a power, not actually the heat. So this is the definition of thermodynamics. Now come to the formal study of thermodynamics. तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम की. अब कहानी ये है भैया कि हर बंदे ने, हर बच्चे ने सब सिस्टम पढ़ा है. सिस्टम क्या होता है? बेसिक चीज कि भैया सिस्टम क्या होता है. हर बच्चे को डेफिनेशन पता है कि सर जिस चीज की हम इसको स्टडी करना है हम उसको सिस्टम मान लेते हैं और बाकी चीज सराउंडिंग हो जाती है. बचपन से लेके 10th क्लास से लेके पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बेसिकली नहीं होती सिस्टम की. बहुत लोग इसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे कि पीके नाग बुक में लिखा हुआ है, सिस्टम इज अ मैटर और रीजन इन स्पेस. मैटर और रीजन इन स्पेस upon which we concentrate our thermodynamic study. That is the definition in PK. यहीं से confusion जनरेट होता है और 99% बच्चे और टीचर यहीं से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए यहां से confusion जनरेट होता है. उसने बोला कलेक्शन ऑफ मैटर या फिर बोले रीजन इन स्पेस. तो रीजन इन स्पेस तो फिर मैं कुछ भी मान सकता हूं. हो सकता है मैं एक वैक्यूम को भी सिस्टम अज्यूम कर पाऊं. वैक्यूम, अगर क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि वैक्यूम को सिस्टम ले लिया? ठीक है. दूसरा, उसने बोला मैटर, क्या ऐसा हो सकता है कि एक सिंगल मॉलिक्यूल को मैं सिस्टम ले लूं? एक सिंगल मॉलिक्यूल को मैं सिस्टम ले लूं, या फिर चलो बहुत छोटे से वॉल्यूम को मैं सिस्टम ले लूं, सिंगल मॉलिक्यूल और एक बहुत छोटा सा सिस्टम लिया जाए. ऐसा पॉसिबल है क्या?
कि वैक्यूम को सिस्टम मान लिया जाए, या बहुत स्मॉल सिंगल मॉलिक्यूल को सिस्टम मान लिया जाए, या बहुत छोटे रीजन को सिस्टम मान लिया जाए, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से तो मैटर किस साइज का मैटर लेना है, कितना मैटर लेना है, ये नहीं लिखा हुआ। रीजन कौन सा रीजन लेना है, ये भी नहीं लिखा हुआ हमारी बुकों में। तो फिर सिस्टम किसको लिया जाए? तो बेटा यहां पर अब मैं उस बुक से थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। मैंने बोला था ना आपको कि यहां पर सिंपल डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। नाउ लेट्स सी इज दैट सिस्टम बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। हम उस डेफिनेशन से आगे चलते हैं। कौन सी सिस्टम को या किस चीज को हम सिस्टम बोल सकते हैं? तो सिस्टम के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? बेसिकली पहली बात जो सिस्टम में होनी चाहिए वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए मैटर की, क्वांटिटी एज वेल एज कंपोजिशन या क्वांटिटी और कंपोजिशन ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपसे पूछ लेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हम तो पढ़ा ही नहीं कुछ, हम तो एक ही चीज जानते हैं कि सर सिस्टम वही होता है, रीजन और मैटर इन द स्पेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम की, दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टीज ओके, प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर etc। और तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी। यस, कोई भी रीजन और स्पेस कैन बी अ सिस्टम इफ इट फॉलोज दिस थ्री कंडीशन। यस, एनी मैटर कैन बी अ सिस्टम इफ इट इज फॉलोज दिस थ्री कंडीशन। अब बात आते हैं कि क्या वैक्यूम को हम सिस्टम मान सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने किसी रीजन को वैक्यूम मतलब मैं यहां पर परफेक्ट वैक्यूम की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मास क्या हो गया इसका? 0। तो अगर कोई रीजन ऐसा है जिसके अंदर वैक्यूम है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर है ही नहीं। और अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं है तो पहली ही डेफिनेशन इसने वोलेट कर दी, इसका मतलब ये सिस्टम नहीं हो सकता, ये सिस्टम नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी सिस्टम को अज्यूम करने के लिए उसके अंदर कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर होना जरूरी होता है। अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर ही नहीं है तो वो सिस्टम होगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सपोज मैंने बोला सर ये तो ठीक है, फिर हम क्वांटिटी ले लेते हैं सर मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं और इस मॉलिक्यूल को मैं सिस्टम मानता हूं। बेटा एक बात बताओ, आप लोगों को याद होगा कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि मॉलिक्यूल क्या है, रैंडमली ऐसे ऑक्सीलेट करता, अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहता, इसलिए वो हमेशा क्या करता रहेगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। और जब आपने एक मॉलिक्यूल को सिस्टम लिया होगा तो ये मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीलेट करेगा और कभी ये सिस्टम के अंदर आएगा और कभी सिस्टम के बाहर निकल आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर क्या रहेगा तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि क्या है, जब मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया तब आप प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, या फिर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मैटर इसमें 0 हो जाएगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगातार फ्लक्चुएट होती रहे, जिसकी वजह से इस सिंगल मॉलिक्यूल को भी आप सिस्टम नहीं ले सकते। ओके, और चूंकि हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एवरेज प्रॉपर्टी होती है। तो सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसका साइज बहुत ही छोटा है, तो इस सिस्टम में क्या होंगे कि इस सिस्टम में से मॉलिक्यूल निकलेंगे और फिर मॉलिक्यूल ऐड होते रहेंगे, सिस्टम से मॉलिक्यूल निकलेंगे और मॉलिक्यूल ऐड होते रहेंगे। तो जब सिस्टम का साइज थोड़ा बड़ा होगा और यहां पर बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, तो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल निकलने से और थोड़े बहुत मॉलिक्यूल वापस से ऐड होने से तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन टेम्परेचर बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए हम इसको एवरेज वॉल्यूम जो है कांस्टेंट ले सकते हैं।
लेकिन अगर यहां पर बहुत ही थोड़े से मॉलिक्यूल हैं, सपोज 4 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर एक मॉलिक्यूल निकल गया तो होगा क्या, पहले डेंसिटी कुछ और रही होगी, जैसे मॉलिक्यूल निकला होगा डेंसिटी चेंज हो गई। फिर सपोज यहां पर दूसरा एक मॉलिक्यूल पहले बाहर निकला होगा, वो इसमें ऐड हो गया, और एक मॉलिक्यूल ऑलरेडी यहां पर है, तो पहले 4 थे एकदम से 5 हो गए, तो फिर डेंसिटी चेंज हो गई। तो लगातार ये जो डेंसिटी है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, लगातार इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी। इस कंडीशन में इसको सिस्टम नहीं माना जा सकता। तो एक स्मॉल साइज होता है, एक लिमिटेड साइज होता है जिसको ही हम सिस्टम ले सकते हैं, उसके बाद हम उसको सिस्टम अज्यूम नहीं कर सकते। इसका मतलब वो साइज जब हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लक्चुएट होना बंद हो जाती है, जैसे डेंसिटी, वॉल्यूम, ओके, जब ये फ्लक्चुएट होना बंद हो जाती है, जिनका एवरेज जो है कांस्टेंट हो जाता है, उस कंडीशन में हम उसको सिस्टम ले सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत छोटी साइज का भी सिस्टम नहीं हो सकता और बिल्कुल वैक्यूम भी सिस्टम नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? बहुत छोटी साइज का सिस्टम लेंगे तो प्रॉपर्टी फ्लक्चुएट करेगी, और अगर वैक्यूम को सिस्टम लेंगे तो फिर तो प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैटर ही नहीं होगा, तो बात ही खत्म। तो इसलिए सिस्टम किसको लेना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से सारी गणित स्टार्ट होगी कि आप सिस्टम लेते कैसे हैं। कई बच्चे, जब हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम देते हैं, यहां पर एक बॉटल दे दी और बॉटल वैक्यूम है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसी को सिस्टम लेना स्टार्ट करते हैं। या फ्री एक्सपेंशन, कई बच्चे फ्री एक्सपेंशन का जो वैक्यूम वाला पोर्शन है उसी को सिस्टम लेना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट होता है, और इसी की वजह से आपकी प्रॉब्लम से मिस्टेक्स होना स्टार्ट होती है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि वैक्यूम को सिस्टम नहीं ले सकते, वेरी स्मॉल साइज ऑफ रीजन को भी हम सिस्टम नहीं अज्यूम कर सकते, सिंगल मॉलिक्यूल को भी हम सिस्टम नहीं अज्यूम कर सकते। दैट इज अ लिमिटेशन कि हम किस चीज को सिस्टम ले सकते हैं और किस चीज को सिस्टम नहीं ले सकते। एंड दिस इज द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेयर बुक्स में आपको मिलेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, जो भी मैटर सिस्टम के बाहर है एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं सराउंडिंग लेने में। तो जो चीज सिस्टम के बाहर होती है, जो चीज सिस्टम के बाहर है, सिस्टम ये रहा, और सिस्टम के बाहर क्या होगा, सराउंडिंग। तो रिमेनिंग मैटर इन द यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग, एंड सिस्टम सराउंड इज सेपरेटेड बाय द बाउंड्रीज। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। This is system, this is surrounding, and they are separated by the system boundaries. Okay, and energy interact between system and surrounding. System और surrounding के बीच में क्या होगा, energy का interaction होगा। Okay, system और surrounding के बीच में क्या होगा, energy का interaction होगा। Now let's see is, अब ये system plus surrounding मिलके क्या बनाते हैं, सब लोग ही जानते होंगे, यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। वेरी वेरी सिंपल थिंग, ये हम लोग बचपन में भी पढ़ा है, ठीक है। दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब आता है बात बाउंड्रीज, किसकी आती है, बाउंड्रीज। देखिए सिस्टम बाउंड्रीज की वैसे तो कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि सिस्टम बाउंड्री हमें किसे लेना है, लेकिन सिस्टम बाउंड्री सबसे पहली बात है आइडेंटिफेबल होना चाहिए कि एक रीजन भी ले रहे हो तो प्रॉपर आपको रीजन लेना चाहिए। ओके, तो सिस्टम बाउंड्री क्या है, सिस्टम बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब हमने किसको लिया है यहां पे सिस्टम, याद रखिएगा मैटर को हमने सिस्टम लिया। किसको लिया है, मैटर को, जो इसके अंदर मास है हमने उसको सिस्टम लिया। जब मास को हमने सिस्टम लिया है तो जब पिस्टन एक्सपेंड करेगा तो मास भी उसके साथ एक्सपेंड करेगा, और जब पिस्टन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मास भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चूंकि मास को हमने सिस्टम लिया है तो ये जो सिस्टम बाउंड्री है उस मास के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करेगी और एक्सपेंड भी करेगी। इसका मतलब सिस्टम बाउंड्री कैन मूव। इसका मतलब सिस्टम बाउंड्री मूव हो सकती है। दूसरा, अगर सपोज हमारे पास एक रिजिड कंटेनर है तो जो कंटेनर की वॉल है हमने उसी को बाउंड्री ले लिया, और क्योंकि इसी के अंदर मास होगा, तो जब कंटेनर की वॉल को ही मास आपने बाउंड्री ले ली है तो ये बाउंड्री क्या है, रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री। एंड क्या है, एंड रिजिड। अब ये मूव नहीं कर रही, नॉट मूवेबल और नॉट मूवेबल, ठीक है। इसी तरह से सपोज हमें एक रीजन को सिस्टम लेना है,
लाइक एक पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप में पानी का फ्लो हो रहा है, और हम इसके एक छोटे से पोर्शन को सिस्टम लेना चाहते हैं या उस पर स्टडी करना चाहते हैं, तो हमने इसको सिस्टम ले लिया। तो जब हमने इसको सिस्टम लिया तो ये वॉल तो जो है पाइप की वॉल है, ये तो रियल है, बट ये जो है वो हमने अपनी मर्जी से अज्यूम किया है, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी। इसका मतलब जो सिस्टम की बाउंड्री है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी सिस्टम बाउंड्री। तो अगर मैं सिस्टम बाउंड्री की बात करूं तो सिस्टम बाउंड्री कैन बी मूवेबल, सिस्टम बाउंड्री कैन बी फिक्स, सिस्टम बाउंड्री कैन बी रियल और सिस्टम बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। अंडरस्टैंड? सिस्टम बाउंड्री कैन बी मूवेबल, सिस्टम बाउंड्री कैन बी फिक्स, सिस्टम बाउंड्री कैन बी रियल एंड सिस्टम बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी। कुछ भी हो सकता है सिस्टम बाउंड्री। ओके, ये किस पे डिपेंड करेगा, किसको आपने सिस्टम लिया है। अगर मास को सिस्टम लिया है तो हो सकता है मास मूव करे तो सिस्टम बाउंड्री भी उसके साथ मूव करे। अगर किसी रीजन को सिस्टम लिया है तो कई बार आपको इमेजिनरी बाउंड्री भी लेनी पड़ती है उस रीजन के आसपास। जैसे सपोज हम पंखे को अगर सिस्टम लेना चाहेंगे तो पंखे के आसपास हमें अपने हिसाब से एक बाउंड्री एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर कोई एक्चुअली फिजिकल कोई बाउंड्री हमारे पास है नहीं। लेकिन अगर इस पूरे रूम को हम सिस्टम लेना चाहेंगे तो रूम के अंदर फिजिकल बाउंड्रीज है, रूम की वॉल्स है, तो वो हमारे लिए फिर सिस्टम बाउंड्री हो जाएगी। तो सिस्टम बाउंड्री हमारी सहूलियत के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या फिर क्या होने वाला है, दैट इज सिस्टम बाउंड्री। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद दो तरह की सिस्टम बाउंड्री होती है। सिस्टम बाउंड्री हमारे पास दो और तरह की सिस्टम बाउंड्री है जो कि आप कई बार क्वेश्चन में सुनेंगे। एक तो होती है एडियाबेटिक सिस्टम बाउंड्री और एक होती है डायअथर्मिक और मेटेलिक सिस्टम बाउंड्री। तो देखिए यहां पर बात आती है एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक वो बाउंड्री होती है जिससे हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है, और डायथर्मिक और मेटेलिक वो बाउंड्री होती है जिससे हीट ट्रांसफर जीरो नहीं होता। तो यहां पर अगर हम सिंपल लिखें कि यहां पर हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जबकि इस बाउंड्री के थ्रू हीट ट्रांसफर इज नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर खत्म नहीं होता, मेरा सवाल यहां से स्टार्ट होता है कि क्या कोई बाउंड्री एडियाबेटिक हो सकती है, क्या कोई रियल बाउंड्री एडियाबेटिक हो सकती है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गरम गरम हॉट टी भरी हुई टी, और ये एक ऐसा कंटेनर है जिसमें आपने बहुत अच्छी से कोटिंग करी, जैसे थर्मो फ्लास्क है, उसमें गरम गरम टी भर दी और उसको अच्छे से पैक कर दिया। तो क्या कोई थर्मो फ्लास्क ऐसा बन सकता है कि अगर आपने उसमें गरम टी आज डाली, चाय डाली, और एक साल बाद भी उसमें गर्म रहे, चाहे कितना भी अच्छा दुनिया का इंसुलेशन लगा दूं, क्या यह पॉसिबल है कि थर्मो फ्लास्क में कभी चाय ठंडी हो ही ना? इट इज इम्पॉसिबल। अगर आपने चाय डाली है तो वो ठंडी होनी ही है, चाहे रेट जो है, टाइम जो है ज्यादा लग जाए, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छी कंपनी का मिल्टन का लिया है तो चाय जो है वो 5 घंटे तक गर्म रह जाए, या फिर कोई चीज आपने डाली तो थोड़ा लॉन्ग समय तक जो है ठंडी रह जाए या गर्म रह जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनफाइनाइट टाइम के लिए ठंडी या गर्म रह जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है कोई बाउंड्री जिससे हीट ट्रांसफर जीरो हो जाए? तो जब ऐसा रियल में पॉसिबल ही नहीं है, कोई बाउंड्री हो ही नहीं सकती जिससे हीट ट्रांसफर जीरो हो जाए, तो फिर यहां पर एडियाबेटिक बाउंड्री की बात क्यों की हमने? एडियाबेटिक बाउंड्री की बात क्यों की? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। बेटा होता क्या है, कोई बाउंड्री एक्चुअली में रियल में एडियाबेटिक नहीं होती, तो फिर सर एडियाबेटिक प्रोसेस भी नहीं होंगे। बाद में आप समझोगे कि सर व्हाई वी आर ऑलवेज टेक एडियाबेटिक प्रोसेस, बट यहां पर उसका मैं छोटी सी झलक देता हूं। देखिए बेटा, सपोज एक पिस्टन बहुत तेजी से नीचे आए और बहुत तेजी से ऊपर जाए, जो कि आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में होता है, या फिर किसी टरबाइन से अगर फ्लूइड पास हो रहा हो तो बहुत ही हाई स्पीड से पास हो जाए। अंडरस्टैंड? तो अगर पिस्टन बहुत नीचे से बहुत ऊपर आए, बहुत जल्दी नीचे से ऊपर आए, तो फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि सपोज अगर मैं यहां पर हाथ को बहुत तेजी से रब करूं
तो होगा क्या, रबिंग की वजह से हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने की वजह से मेरे हाथ गर्म हो रहे हैं, क्योंकि रबिंग इतनी तेज हो रही है कि उस हीट लॉस को टाइम ही नहीं मिल रहा है बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को क्या है बहुत स्लोली 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 रब करूं तो क्या यह हो सकता है कि हाथ गर्म हो जाए? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मेरे रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है, हीट जनरेट भी हो रही है, लेकिन मोशन इतना स्लो है कि मुझे टाइम है जिससे कि हीट लॉस हो जाएगी सराउंडिंग और मेरे हाथ का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एक्चुअली में कोई एडियाबेटिक प्रोसेस है, ऐसा बाउंड्री नहीं हो सकती कि यह हीट लॉस जीरो हो जाए, बट ऐसा जरूर हो सकता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत स्लो हो जाए जो रीच करे अप टू जीरो, या फिर प्रोसेस इतना फास्ट हो जाए कि देयर विल बी नो टाइम फॉर हीट ट्रांसफर। जैसे कि सपोज अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरे पास एक बुलेट ट्रेन जा रही है तो क्या कोई बंदा जो नीचे बंदा खड़ा है उससे कुछ चीज एक्सचेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज स्पीड इतनी ज्यादा है कि देयर विल बी नो टाइम टू एक्सचेंज। अब आपको पता है कई बार यहां पर टरबाइन की स्पीड कितनी होती है? 1000 आरपीएम। इसका मतलब 1 मिनट में 1000 रोटेशन करेगा टरबाइन। 1000 रोटेशन करेगा, इसका मतलब 1000 बार फ्लूइड उससे पास होगा। अगर 1000 बार फ्लूइड पास होगा तो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लूइड पास होगा? बहुत बार। ओके, 100/6 टाइम 33,000। ओके, सो इसका मतलब एक बार फ्लूइड पास होने के लिए सेकंड के भी बहुत ही छोटे से हिस्से तक बहुत छोटा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं व्हेन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज स्लो कि सर इतने कम समय में हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल है, एंड दैट इन दैट केस वी अज्यूम द बाउंड्री इज अ एडियाबेटिक बाउंड्री। ओके, इन दैट केस इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जब हम टरबाइन बनाते हैं, ओ सर एडियाबेटिक बाउंड्री, ओ सर एडियाबेटिक बाउंड्री। व्हाई? Because when the fluid passes through the turbine, the speed of fluid passing for one cycle is very high, and that is the reason there is no chance for heat transfer, and the heat transfer become zero. So there is no boundary as an adiabatic boundary for infinite time, but for very short time it can behave as an adiabatic boundary. That is the main cause of adiabatic boundary. I think you understand that now. यहां पर हम लोगों ने किसको समझा? सिस्टम और सराउंडिंग को समझा। ओके, किसको समझा हमने? सिस्टम और सराउंडिंग को हम समझ गए। अब यहां पर बात आती है टाइप ऑफ सिस्टम। ये बड़ा बहुत चलता है कि टाइप ऑफ सिस्टम सर क्या होता है सर सिस्टम का टाइप? तो देखिए भैया, यहाँ 3 तरह के सिस्टम होते हैं जो आपकी बुकों में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं भी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं, तो यहां पर बात होती है टाइप ऑफ सिस्टम। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम सब लोगों ने बचपन में पढ़ा है, लेकिन हम इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप सिस्टम को लेना नहीं सीखेंगे कि क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है, क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बने रहते हैं। तो सबसे पहला है क्लोज सिस्टम, और इसको बोलेंगे हम कंट्रोल मास सिस्टम। कंट्रोल मास सिस्टम, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्लोज सिस्टम इज कि वो सिस्टम जिससे मास ट्रांसफर तो क्या हो? जीरो। इसका मतलब देयर विल बी नो मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर जीरो हो जाए, बट देयर विल बी अ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब मास ट्रांसफर जीरो बट एनर्जी ट्रांसफर जीरो नहीं। और एनर्जी क्या है आपको पता होगा, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इट विल ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वर्क और हीट। सो दैट मींस कि सिस्टम से मास तो आ जा नहीं सकता, बट हीट और वर्क आ सकती है और जा सकती है। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई रिजिड कंटेनर है, ओके, तो इस कंटेनर के अंदर जो भरा हुआ मास होगा वो फिक्स होगा। अगर भरा हुआ मास फिक्स है तो मास ट्रांसफर क्या होगा? इस केस में जीरो होगा। और अगर मास ट्रांसफर जीरो होगा, बट वी कैन ट्रांसफर हीट टू दिस रिजिड कंटेनर ना, हीट ट्रांसफर में तो कोई रोक नहीं। ओके, सो देखिएगा आप यहां पर मास ट्रांसफर क्या हो गया? डीएम क्या हो गया? जीरो। मास नहीं आ रहा है, बट हीट ट्रांसफर क्या है यहां पर? नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। सिमिलरली हमारे पास यहां पर अगर हम एक ऐसा डिवाइस ले लें, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लें, ओके, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लें। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहां पर क्या भरी हुई है? आइडियल केस, ओके,
और यहां पर ये आइडियल गैस की हमारा क्या होगा, सिस्टम। माइंड माई वर्ड कि मैं इस आइडियल गैस को सिस्टम ले रहा हूं। ओके, मैं इस पिस्टन को या इसकी वॉल को सिस्टम नहीं ले रहा हूं। मैंने किसको सिस्टम लिया, इस कंटेनर में भरा हुआ जो आइडियल गैस का मास है उसको सिस्टम लिया। तो जब पिस्टन एक्सपेंड होगा तो ये जो मास है वो भी एक्सपेंड होगा, और जब पिस्टन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मास भी क्या होगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि मास एक्सपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके साथ साथ सिस्टम बाउंड्री भी एक्सपेंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन मास नेवर क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, एंड दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आइडियल गैस का मास सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जैसे वो मास एक्सपेंड हो रहा है सिस्टम बाउंड्री भी बढ़ जा रही है, जैसे वो मास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सिस्टम बाउंड्री भी कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है। तो मास कभी सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया, बट यू कैन सी दैट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर वर्क हो रहा है, तो वर्क ट्रांसफर क्या हो गया यहां पर, नॉट इक्वल टू जीरो। और यू कैन ट्रांसफर हीट ऑल्सो, तो हीट ट्रांसफर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। अब इसको अगर इन जनरल बोलूं तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल मास सिस्टम, क्योंकि इस तरह के सिस्टम में हम जनरली मैटर को ही सिस्टम ले लेते हैं। हम किसको सिस्टम ले लेते हैं, मैटर को ही सिस्टम ले लेते हैं। तो जब मैटर को हम सिस्टम ले लेंगे तो क्या होगा कि मैटर के साथ साथ सिस्टम बाउंड्री भी मूव करेगी, या सिस्टम बाउंड्री भी एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, सिस्टम बाउंड्री भी मूव करेगी, या सिस्टम बाउंड्री भी एक्सपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे कि अगर मैं खुद को एक सिस्टम मान लूं तो होगा क्या कि मैं जैसे जैसे जाऊंगा आगे, जैसे जैसे पीछे आऊंगा, तो मेरे साथ साथ सिस्टम बाउंड्री भी मूव करेगी। बट मैं क्लोज सिस्टम कब होगा, जब मैं ये अज्यूम करूं कि मेरी सांस नहीं चल रही है मेरे अंदर बाहर कोई चीज आ या जा नहीं रही, उस केस में मैं क्लोज सिस्टम होगा। ओके, तो क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सिस्टम बाउंड्री मूव with the system itself, or we can say that the closed system is a system in which we take matter as a system. तो matter जब हम as a system लेते हैं तो system boundary will move with the। तो इसका एक और एग्जांपल, मैं छोटा सा एग्जांपल यहां पर देता हूं। सपोज हमारे पास एक इवैक्यूएटेड बोतल है, क्या है, वैक्यूम बोतल है। अब बताइए, अब अगर इसके अंदर गैस एंटर करती है तो अब हम सिस्टम किसको लेंगे, तो सिस्टम पहली बात तो हम इस वैक्यूम को नहीं ले सकते। तो जो गैस यहां पर एंटर करेगी, जो आइडियल गैस है, उसको हम एक एनवलप मानेंगे और उसके आसपास एक सिस्टम बाउंड्री क्रिएट करेंगे, और इस गैस को ही हम लोग क्या ले लेंगे, सिस्टम ले लेंगे। ओके, तो जब हम इस गैस को सिस्टम ले रहे हैं तब यहां पर अब जो है क्लोज सिस्टम वाली सारी कंडीशन लगेगी। तो अब इस कंडीशन में हम लेंगे क्या, इस आइडियल गैस का पहले कुछ वॉल्यूम रहा होगा, और जब इस वैक्यूम के अंदर एंटर कर जाएगी तब वो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, तो यहां पर पीडीवी इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जब आपको सिस्टम लेना आ जाएगा तब आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले समझाया था वैक्यूम सिस्टम नहीं हो सकता। तो इस केस में सिस्टम क्या होगा, जो आइडियल गैस इस वैक्यूम के अंदर एंटर करने वाली है उसके वॉल्यूम को हम सिस्टम ले लेंगे, उस मैटर को हम सिस्टम ले लेंगे। तो जब हम उस मैटर को सिस्टम लेंगे तो उस मैटर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो इनिशियल कुछ वॉल्यूम होगा, जब वैक्यूम के अंदर एंटर कर जाएगा तो वो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर पीडीवी इक्वेशन में लगेगी या क्लोज सिस्टम की कंडीशन लगेगी, क्योंकि हमने इस मैटर को ये सिस्टम लिया, और जब ये गैस इसके अंदर एंटर करेगी तो ये सिस्टम की बाउंड्री भी इस गैस के साथ ही एंटर करेगी। अंडरस्टैंड और नॉट? I think you understand now. So this is called closed system. Next point is known as open system or control volume system. Open system or control volume system. Open system or control volume system. Second, open system or control volume system. तो देखिए, ओपन सिस्टम हम कब लेते हैं, जब हम किसी रीजन को सिस्टम ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि ये टरबाइन है, अब टरबाइन के अंदर क्या होगा, फ्लूइड एंटर भी करेगा और फ्लूइड बाहर भी निकलेगा। तो जब फ्लूइड एंटर कर रहा है, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, मास एंटर भी कर रहा है, मास बाहर भी निकल रहा है, तो मास ट्रांसफर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये टरबाइन वर्क तो डेवलप कर रहा है, इसका मतलब वर्क ट्रांसफर भी क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो। और इसकी वॉल से हीट आ या जा सकती है, तो हीट ट्रांसफर भी क्या हो गया,
नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वो सिस्टम जिसमें ना तो मास ट्रांसफर 0 हो, ना हीट ट्रांसफर 0 हो, ना ही वर्क ट्रांसफर 0 हो, इज नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो टरबाइन का वॉल्यूम है, जो टरबाइन के इनसाइड का वॉल्यूम है, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इसी तरह से एक लॉन्ग पाइपलाइन है, अगर उसके किसी सेक्शन की स्टडी करनी है तो उसके छोटे से पोर्शन को हम लोग क्या ले लेंगे, सिस्टम ले लेंगे, या फिर इस वॉल्यूम को हम क्या ले लेंगे, सिस्टम ले लेंगे। तो इस वॉल्यूम में क्या होगा, मास एंटर भी करेगा, मास बाहर भी निकलेगा, तो मास ट्रांसफर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। हीट ट्रांसफर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। वर्क ट्रांसफर क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। सो दिस सिस्टम इज नोन एज कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और ओपन सिस्टम। या फिर मैं अगर खुद को एक सिस्टम लूं तो आप देखिएगा मेरे अंदर क्या हो रहा है, हवा एंटर कर रही है, ठीक है, कुछ चीजें बाहर भी निकल रही है, तो मैं क्या हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम, जिसके अंदर मास एंटर भी कर रहा है और मास लीव भी कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। आई एम आल्सो एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ठीक है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम इज वेरी सिंपल। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जिसके अंदर मास का एक्सचेंज 0 ना हो, वो सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी का एक्सचेंज 0 ना हो इन टर्म्स ऑफ हीट एंड वर्क इज नोन एज ओपन सिस्टम। एंड लास्ट वन इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, सो यू नो दैट आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जो तीसरा होगा इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, सो आइसोलेटेड सिस्टम इज सिस्टम जिसके अंदर सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, और इसकी वॉल जो है वो एडियाबेटिक है। रिजिड को उसको दर्शाने के लिए मैं ऐसे डैश डैश बना रहा हूं, ये एडियाबेटिक वॉल की निशानी है। ये वॉल क्या है, एडियाबेटिक है, और ये क्या है, रिजिड कंटेनर है। तो एडियाबेटिक वॉल अगर इस रिजिड कंटेनर की होगी तो हीट ट्रांसफर ऑटोमेटिकली 0 हो गया। अब रिजिड कंटेनर है तो मास ट्रांसफर क्या हो गया, 0 हो गया। और सिस्टम की बाउंड्री ना तो एक्सपेंड कर रही है ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वर्क ट्रांसफर भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो वो सिस्टम जिसके अंदर ना तो मास ट्रांसफर हो, ना ही वर्क ट्रांसफर हो, और ना ही हीट ट्रांसफर हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। या सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर हो या एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही मास का एक्सचेंज हो, इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होंगे जिनके अंदर अगर अनइक्विलिब्रियम भी होगा तो भी वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रीएडजस्ट होगी और वापस से सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होने वाला है। अब अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बात करें आइसोलेटेड सिस्टम का, तो इट्स वेरी सिंपल। यूनिवर्स विल बिहेव एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलके क्या बनता है, हमारे पास यूनिवर्स बनता है। एंड यू नो दैट कि जो एनर्जी इंटरेक्ट होती है, जो मास इंटरेक्ट होता है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होता है। तो जब मास सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही एक्सचेंज होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से ना तो बाहर निकल सकती है, क्योंकि एक्सचेंज तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही हो रहा है, और ना ही मास यूनिवर्स से बाहर निकल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स के बाहर कुछ है नहीं। तो हम लोग यूनिवर्स को क्या अज्यूम करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। और इसी अजम्पशन के बेस पे, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग यूनिवर्स एज आइसोलेटेड सिस्टम, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारे पास आते हैं। पहला आता है कि एनर्जी ऑफ टोटल यूनिवर्स इज कांस्टेंट, जो कि मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि जब हम सिस्टम को या सिस्टम प्लस सराउंडिंग को यूनिवर्स लेते हैं, तभी हमारे पास एक क्राइटेरिया निकल के आता है, या एक थिंग निकल के आती है फर्स्ट लॉ में, कि एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स विल रिमेन कांस्टेंट एंड वन टाइप ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू अनदर काइंड ऑफ एनर्जी। सेकंड होता है एंट्रोपी ऑफ दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। Why? Because the entropy of universe is increasing, because universe is an isolated system, and I am going to prove this when I am going to study our second law of thermodynamics and entropy, and you will explain this and you will see this, the beauty of this thing. उसके बाद the point है, अब ये मैंने आपको सिस्टम समझा दिए, अब आप इसको छोटा सा मैं झलक देता हूँ कि क्या सर एक सवाल हमारे अंदर जनरेट होता है, क्या सर किसी चीज को क्लोज सिस्टम ले या ओपन सिस्टम ले, क्या ये फिक्स है? नहीं बेटा, ये फिक्स नहीं है। आप किसी भी चीज को ओपन सिस्टम ले सकते हो, किसी भी चीज को क्लोज सिस्टम ले सकते हो। ये आपकी कैलकुलेशन को सिंपल बनाता है, सिंपली। ओके, ओपन सिस्टम लेना या क्लोज सिस्टम लेना एक जस्ट अजम्पशन है। जब हम मैथमेटिकल किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो एक अप्रोच है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है।
मान लीजिए हमारे पास जिस, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिसकी वजह से गलतियां भी बहुत ज्यादा होती है। सपोज हमारे पास एक बॉटल है जिसके अंदर गैस भरने वाली है, तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था आइडियल गैस। अब पहले ये वैक्यूम था, अब ये वैक्यूम नहीं है, इसके अंदर भी m1 मास ऑफ आइडियल गैस ऑलरेडी मौजूद है, m1 अमाउंट ऑफ आइडियल गैस ऑलरेडी मौजूद है। अब कहानी यह है कि इस तरह के सिस्टम को आप कुछ भी ले सकते हो। पहला, अगर मैंने इसको क्लोज सिस्टम लेना है तो फिर मैं इसके बाहर जो आइडियल गैस है उसको सिस्टम मान लूंगा, और जब वो आइडियल गैस के अंदर एंटर हो जाएगी तो पहले कुछ वॉल्यूम रहेगा, फिर वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा वर्क का? पीडीवी लगेगा। लेकिन अगर मुझे उसे ओपन सिस्टम लेना है तो फिर मैं इस चेंबर को क्या मान लूंगा? ओपन सिस्टम मान लूंगा या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम मान लूंगा। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको जब अनस्टेडी स्टेट पढ़ाऊंगा तो दोनों अप्रोच से एक सिंपल सेम प्रॉब्लम दोनों अप्रोच से सोल्व करके बताऊंगा। पहले मैं उसको क्लोज सिस्टम के तौर पे सोल्व करके बताऊंगा कि जब हम लोगों ने गैस को सिस्टम माना और गैस पे होने वाले चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं, फिर मैं इसको ओपन सिस्टम के रूप में लेके बताऊंगा आपको। अब रही बात ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में चूज क्यों करते हैं? टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाई। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लीजिए फ्लूइड पाइप में कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है और मैंने किसी मास को सिस्टम लिया, तो ऑब्वियसली बात है मास भी तो यहां पर फ्लो कर रहा होगा। तो अगर आप उस मास को सिस्टम ले लोगे तो फिर उस मास की स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस मास के साथ दौड़ोगे क्या आप? ओके, आपको तो उस मास के साथ लगातार दौड़ना पड़ेगा टू स्टडी द चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मास। ओके, तो इस तरह का एनालिसिस क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में मास को सिस्टम नहीं लेता, मैं एक वॉल्यूम को सिस्टम लेता, मतलब एक फिक्स वॉल्यूम को सिस्टम लेता, तो जब पिस्टन एक्सपेंड करता तो इसके बाहर गैसेस जाती, और जब गैसेस जाती तो यहां पर मास ट्रांसफर का फिनोमेना भी इन्वॉल्व हो जाता, जिसकी वजह से कैलकुलेशन और ज्यादा टफ हो जाती। इसलिए क्या होता है कि मैं किस चीज को ओपन सिस्टम लूं या किस चीज को क्लोज सिस्टम लूं, ये मुझे बताएगा कि मेरी कैलकुलेशन किस वे में सिंपल हो रही है। ओके, और आप ये देखोगे कि जब मैं ओपन सिस्टम लूंगा तो कैलकुलेशन कुछ डिफरेंट होगी, और जब मैं क्लोज सिस्टम लूंगा सेम प्रॉब्लम को तो कैलकुलेशन काफी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, हम लोगों ने अभी ओपन क्लोज टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ा, और ये बहुत बेसिक था चीजों का, क्योंकि इसी से गलतियां होना स्टार्ट होती हैं। एंड ये लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब देखना है इस लेक्चर को तो आपको समझ में आएगा, और जब हम इसको प्रॉब्लम में एक्चुअली डील करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेसिक को ढंग से समझना। किसी सिस्टम, किस चीज को सिस्टम ले रहे हैं, किस चीज को सिस्टम नहीं ले रहे हैं, किस तरह से कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच आती है, किस तरह से कंट्रोल मास अप्रोच आती है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। फिर गिब्स फेज रूल को मैं पूरा ड्राइव करके बताऊंगा कि कैसे गिब्स फेज रूल आया, कब हम टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, और जब हम प्रेशर को ही कांस्टेंट लेते हैं तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता है। तो ये जो कि इसरो में इस साल पूछा गया था क्वेश्चन, तो कई बच्चे वहां पर भी कंफ्यूज होते, तो उसको पूरा डेरिवेशन के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। और यहां पर स्टेट को भी मैं समझाने वाला हूं कि कैसे वो रिवर्सिबल वर्क पर डिपेंड करती है, कि स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की जरूरत होगी। दैट डिपेंड्स ऑन टाइप अमाउंट ऑफ रिवर्सिबल वर्क, जो कि मैं हम समझाने वाला हूं। ओके, और व्हेन यू गो थ्रू दिस टाइप ऑफ लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड द थर्मोडायनामिक्स इन वेरी वेरी ब्यूटीफुल वे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।